नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 26 जुलाई 2023 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल हेवन इन राजस्थान। इसमें गिग वर्कर्स के लिए जो राइट्स दिया गया है, 24 जुलाई को राजस्थान सरकार ने एक बिल पारित किया है जिससे गिग वर्कर्स के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यह आर्टिकल इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिसमें वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना और मृत्यु बीमा, बुनियादी मानवीय जरूरत, उसके बाद श्रमिकों के खराब स्वास्थ्य, छुट्टियों की आवश्यकता आदि अनेक मुद्दे थे जिसके समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक विधेयक पारित किया है जो सुरक्षा प्रदान करेगा मजदूरों को। ये दो तरह के मजदूर होते हैं, एक जो प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयड होते हैं, एक नॉन प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयड होते हैं। प्लेटफॉर्म वे होते हैं जो इंटरनेट के द्वारा अपने कार्य करते हैं और नॉन प्लेटफॉर्म वे होते हैं जो जमीनी स्तर पे मजदूरी करते हैं, उसे नॉन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल। ठीक है, इसमें यही कहा जा रहा है, इसमें 3R पॉलिसी को अपनाने के लिए कहा जा रहा है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये तीनों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। भारत के द्वारा जब G20 की अध्यक्षता की गई, इसमें कहा गया कि हम 4 कदम उठाएंगे। ठीक है, जिसमें प्रयास करेंगे कि GHG जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, उसके जो हमारे अपशिष्ट हैं उसके निपटान में कम किया जाए। कोल के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोल के लिए हम बायोमास की छर्रे का उपयोग करते हैं जिससे कि कोयला से जो भी कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन होता है उसको कम किया जा सके। जैसे गोबर गैस को प्रोत्साहित करेंगे, सीएनजी गैस को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बैटरी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो बैटरी के जो अपशिष्ट निकलते हैं उसके निपटान के लिए यही सारे मैटर्स आज इस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं। इसमें चाइल्ड लॉ एंड कंसेंशनल सेक्स, इसमें कहा गया है कि जो कंसेंट का जो सवाल है, ये कॉन्सेंट का सवाल कहा गया है कि अगर कोई भी जो 18 साल से कम है और अपने कंसेंट से कोई यौन संबंध बनाता है तो वो अपराध माना जाएगा या नहीं, क्योंकि हाल ही में 3 केसेज में राज्य के उच्च न्यायालय ने बरी कर दी है अपराधियों को। तो इसी से संबंधित आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे। और चौथा आर्टिकल है हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड्स आ रहे हैं वो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि मैन मेड डिजास्टर है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि 2022 से पहले तक 1550 लोगों की मौत हो चुकी और 12,444 घरें नष्ट हो गई। तो इसका कारण बताया जा रहा है जो हिमालयन रीजन है वहां पर तेजी से हम लोग जो डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वहां का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए लैंडस्लाइड, क्लाउड्स फॉल और हैवी रेन, सडन हैवी रेन जो हो रहे हैं, इसके अनेक तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के लिए कहा जा रहा है मैन मेड डिजास्टर। तो आगे देखते हैं इसको विस्तार से। तो हमारा पहला आर्टिकल है चाइल्ड लॉ एंड कंसेंसुअल सेक्स। इसमें कहा जा रहा है पिछले महीने में कम से कम 3 अलग अलग उच्च न्यायालयों ने या तो एफआईआर को ही रद्द कर दिया या लंबित जो आपराधिक कार्रवाइयां थी उसे रद्द कर दिया गया। तो पॉक्सो जो एक्ट है 2012 का जो एक्ट है उसमें कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय ने अपने अपराधी को इस आधार पे जमानत पर रिहा कर दिया कि आरोपी और पीड़िता ने सहमति से यौन संबंध बनाए। यहां बात है कंसेंट का। ठीक है, तो यहां लिखा गया है 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने
आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दिया कि 15 वर्षीय लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ भाग गई और अभियोजन पक्ष की उत्पीड़न की कहानी का समर्थन नहीं किया कोर्ट ने। उसका एक और मामला है, 10 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो के तहत 25 वर्षीय व्यक्ति की सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि 17 वर्षीय जो लड़की है उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लड़की ने अपना गर्भपात करा लिया था और 7 जुलाई को, यहाँ 7 जुलाई को है, जो मद्रास हाई कोर्ट ने न केवल पॉक्सो के तहत दर्ज एक एफआईआर को रद्द किया और आपराधिक कार्रवाई को भी रद्द कर दिया, बल्कि पुलिस महानिदेशक को ऐसे सभी लंबित मामलों की रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने की बात कही। 27 जून को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दर्ज एक एफआईआर और सभी आपराधिक कार्रवाई को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यौन संबंधी सहमति से बनाया गया है। तो यहां सवाल ये उठता है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, क्या उसकी जो कंसेंट है, जो उसकी सहमति है, किस हद तक सही है? उन्हें क्या समझने की अभी स्थिति आ गई है? क्या उनका मानसिक एबिलिटी, माइंडसेट इस तरह का हो गया है कि क्या सही है क्या गलत है उनमें वो चयन कर सके? तो इसी के लिए अब आगे देखते हैं। यहां देखते हैं सहमति का परिभाषा, कंसेंट का परिभाषा। तो पोस्को के तहत एक बच्चा को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। 18 वर्ष से कम वर्ष के किसी भी पुरुष या महिला को बच्चा के रूप में संदर्भित किया जाता है। बच्चों पर यौन उत्पीड़न के कृत्य पोस्को के तहत आपराधिक कृत्य है। पोस्को के तहत बच्चों को परिभाषित करते समय उसका उद्देश्य है कि आईपीसी धारा 375 के तहत प्रावधान है, यौन संबंध चाहे उसकी सहमति से हो या उसके बिना, यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र का है तो बलात्कार माना जाएगा। बच्चे के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए इस तरह का सेफगार्ड सुनिश्चित किया गया है। आईपीसी सेक्शन 90 के तीसरे भाग में यह कहा गया है कि यदि गलतफहमी के तहत दी गई सहमति या मानसिक अस्वस्थता या नशे के कारण या उस चीज की प्रकृति और परिणाम, यहां पे एक दो चीजें और ऐड किया जा रहा है, डर और भय, ठीक है, ब्लैकमेल, ये सभी चीजों को भी ऐड किया जाता है। यदि सहमति 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को दी जाती है तो सहमति का रूप वैध नहीं होगा। ठीक है, किसी भी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत यदि पीड़िता की जाति के ज्ञान के साथ कुछ निषिद्ध कार्य किए जाते हैं तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीड़िता प्रेग्नेंट है, अगर पीड़िता प्रेग्नेंट है तो उस पर बलात्कार के चार्ज लग जाएंगे। ठीक है, या यह जो नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है, यह कमजोर वर्गों की समूह की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, SC/ST के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सहमति की उम्र कम करना संसद के पास अधिकार है, इसमें तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय को निर्धारित कानून, जैसा कि जांच एजेंसियों द्वारा समझाया गया है, और उच्च न्यायालयों द्वारा अलग अलग व्याख्याओं के बीच अंतर को जल्दी से हल करने के लिए कदम उठाया गया है। यहाँ पे एक और मामला है, यह इंडिपेंडेंट थॉट बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का मामला है, में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध भी बलात्कार होगा। तो फिर यहाँ पे ये 3-4 जो हाई कोर्ट से हैं इस तरह के निर्णय क्यों दिए हैं, इसी का सवाल राइटर उठा रहे हैं इस द हिंदू के आर्टिकल में। ठीक है, पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। हमारा दूसरा आर्टिकल है ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल हैवन इन राजस्थान।
तो इस पे पूरा डिस्कस करेंगे कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या परिस्थितियां हैं जिसके लिए सरकार ने यहाँ पे बिल लाई है, गिग इकोनॉमी क्या है। आइए विस्तार से डिस्कस करते हैं। ये मामला है जोमेटो, जो फूड डिलीवरी का एक स्टार्टअप है, जिसके स्वामित्व वाले ब्लिंक्ट डिलीवरी एजेंट की हालिया हड़ताल ने एक बार फिर से देश में गिग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दे को सामने लाया। इसका पृष्ठभूमि है, हड़ताल तब शुरू हुआ जब ब्लिंक्ट ने प्रति डिलीवरी न्यूनतम भुगतान 25 रुपए से घटाकर 15 रुपए प्रति डिलीवरी कर दिया। तो भारत में गिग अर्थव्यवस्था, नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक 2029 तक लगभग 23.5 मिलियन कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगेंगे। अब गिग श्रमिक पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर के श्रमिकों को संदर्भित करता है। ठीक है, गिग श्रमिक के दो समूह होते हैं, एक प्लेटफॉर्म श्रमिक और दूसरा गैर प्लेटफॉर्म श्रमिक। प्लेटफॉर्म श्रमिक वे होते हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा कहीं एक स्थान पर बैठ के कार्य करते हैं और उसका वो पैसा लेते हैं, और गैर प्लेटफॉर्म श्रमिक वे होते हैं जो मजदूरी करते हैं। मंच कार्यकर्ता, जब गिग वर्कर ग्राहकों से जुड़ने के लिए ऑनलाइन एल्गोरिदम मिलान प्लेटफॉर्म या ऐप का उपयोग करते हैं तो उन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर करते हैं। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म वर्कर हो गया, यह नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर हो गया। जो लोग इन प्लेटफॉर्म के बाहर काम करते हैं वे गैर प्लेटफॉर्म श्रमिक होते हैं, जिसमें निर्माण श्रमिक, गैर प्रौद्योगिकी आधारित अस्थायी श्रमिक। ठीक है, चूंकि गिग अर्थव्यवस्था पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के दायरे से बाहर आती है, इसलिए गिग श्रमिकों के पास आमतौर पर बुनियादी रोजगार अधिकार का अभाव है, जैसा कि न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान, चिकित्सा अवकाश, नियोक्ता कर्मचारी विवादों का वैधानिक रूप से बाध्य समाधान। क्या गिग श्रमिकों को कर्मचारी या स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? यह नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सीमा और संगठन के साथ कार्यकर्ता के एकीकरण पर निर्भर करता है। भारत में कर्मचारी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, ईपीएफ अधिनियम 1952 और बोनस अधिनियम 1965 के तहत कई लाभ के हकदार हैं। कर्मचारियों की बात हो रही है। इसी तरह ठेका मजदूरी अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत शासित होते हैं और ईपीएफ के तहत लाभ के हकदार होते हैं। ठीक है, हालांकि गिग श्रमिक कर्मचारियों और स्वतंत्र ठेकेदार दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, परिणाम स्वरूप वैधानिक लाभ के दायरे से बाहर हो जाते हैं। गिग श्रमिक के लिए क्या है प्रस्तावित कानून? केंद्रीय श्रम कानून को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश को ध्यान में देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पेश की। सामाजिक सुरक्षा संहिता क्या है, इसकी मुख्य बातें देख लेते हैं। यह पहली बार गिग श्रमिकों को श्रम कानून के दायरे में लाता है। ऐसे श्रमिक और कर्मचारियों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता जो मजदूरी कर रहे हैं। इनमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को गिग श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक योजनाएं बनानी चाहिए। गिग श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष, जिसमें गिग नियोक्ताओं को अपने वार्षिक कारोबार का 1 से 2% योगदान देना होगा, उपरोक्त योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। यह उन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी गिग श्रमिकों को अनिवार्य पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है। इसमें ऐसी योजनाएं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। इसमें चिंताएं क्या क्या है? तो प्रस्तावित 4 नए श्रम कोड में से गिग वर्कर का संदर्भ केवल सामाजिक सुरक्षा संहिता में मिलता है, इसलिए वे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं बना सकते और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तक पहुंच नहीं सकते।
जो सभी प्रकार के रोजगार पर लागू होता है। गीग श्रमिकों को असंगठित श्रमिकों या वेतनभोगी श्रमिकों की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। गीग श्रमिकों को भी उसके नियोक्ताओं के खिलाफ विशेष निवारण तंत्र तक पहुंचने से बाहर रखा गया है। उन्हें सामूहिक सौदेबाजी का भी अधिकार नहीं दिया गया, जो आधुनिक श्रम कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है। उपरोक्त सभी अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है और अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम का अर्थ में आता है। क्या न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद की जा सकती है? यह याचिका जिसमें मांग की गई है कि गीग श्रमिक या प्लेटफॉर्म श्रमिकों के असंगठित श्रमिक घोषित किया जाए ताकि वे असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के दायरे में आ सके। और भारत के यह मामला जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2021 में यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट ने यूके रोजगार अधिनियम 1996 के तहत उबर ड्राइवरों को श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। वहीं जर्मनी का अस्थायी रोजगार अधिनियम गीग श्रमिकों के लिए समान वेतन और समान व्यवहार का प्रावधान करता है। सिंगापुर ने ऐसे श्रमिकों को कार्य चोट बीमा और पेंशन कवरेज का विस्तार करने के लिए विधायी परिवर्तन का भी प्रस्ताव दिया है। अब देख लेते हैं द हिंदू के आर्टिकल के अनुसार। तो 24 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में पारित प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे श्रम कानून अतीत के श्रमिकों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई सरकार द्वारा। यहाँ दुनिया के श्रमिक उभरते भविष्य में नियोक्ता, कर्मचारियों और श्रमिकों के अधिकारों के नए संबंध पर प्रतिक्रिया देते हैं। शब्द जो गीग है उसकी उत्पत्ति जैज जो संगीतकार होते हैं उसके द्वारा पूर्व निर्धारित शुल्क के लिए गीग्स नामक सीमित या कम समय के लिए आधारित उनके परफॉर्मेंस के अनुसार उन्हें पैसा प्रदान किया जाता था, उनका शुल्क प्रदान किया जाता था। इसी को गीग कहते हैं, जो सर्वप्रथम जैज संगीतकारों के द्वारा शुरुआत की गई। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान का कानून क्यों महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है गीग वर्कर्स को। दुर्घटनाओं और मृत्यु बीमा, बुनियादी मानवीय जरूरतों की पूर्ति, श्रमिकों का खराब स्वास्थ्य, बुढ़ापे की स्थिति, छुट्टियों की मांग, कार्य करते समय कार्यस्थल की व्यावहारिकता कि वहां के कौन कौन से मानक है, सही से रोशनी आ रही है, पानी उपलब्ध है कि नहीं, बिजली उपलब्ध है या नहीं, उनके सांस लेने के लिए सही परिस्थितियां उपलब्ध है या नहीं। उसके बाद बेरोजगारी के कारण बेरोजगार श्रमिकों को बिना किसी शर्त के काम पर रखा जाता है और ज्यादा से ज्यादा समय तक उनसे कार्य का दोहन करवाया जाता है, जबकि उन्हें कम शुल्क प्रदान किए जाते हैं। इन सब मामलों के कारण राजस्थान सरकार ने गीग वर्कर्स के लिए एक कानून लाया है। अब समाधान के रूप में उन्हें ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी, स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, शिक्षा उनके बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके बाद स्वास्थ्य उपलब्ध कराए जाएंगे, बैंक में अकाउंट खुलाए जाएंगे। उसके बाद मजदूरी यूनियन पोर्टल पर मजदूरों का पंजीकरण कराया जाएगा, स्वतंत्र शिकायत सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिससे निवारण तंत्र जल्द से जल्द उनके शिकायतों का समाधान कर सके। उसके बाद मजदूरों का जो डेटा है उनका सही से संग्रह किया जाएगा जिससे कि इंटर स्टेट में भी उनके डेटा को सही तरीके से एक सिंगल पोर्टल बनाकर संग्रह किया जा सके जिससे कि मजदूरों का डेटा का दुरुपयोग नहीं हो सके। अभी ये सवाल हो रही है कि अभी एआई का समय आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के कारण बहुत से वर्कर्स का लाइफ खतरे में है, उनका रोजगार खतरे में है। तो इसलिए कहा जाता है श्रमिकों के लिए एआई खतरा बना हुआ है। यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी कही गई है, मशीनों को न केवल लोगों के लिए बल्कि लोगों द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। तथा ये भी कहा जाता है कि जब तक न्याय और समानता के लोकतांत्रिकरण सिद्धांत निर्णय लेने का एक अभिन्न अंग है भारत में, तब तक श्रमिकों के लिए हमेशा बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाएगा भारत के प्रमुख तंत्र के द्वारा। संसद हो गया, उसके बाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, विधायिका हो गया, ये सब इनके अधिकार से वंचित होने नहीं देंगे, इन्हें अधिकार प्रदान किया जाएगा।
अब तीसरा आर्टिकल देखते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे, टेक मेक डिस्पोज, संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी की प्राथमिकता, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भरता में कमी, अपशिष्ट कम करना, उसके बाद सतत डिजाइन प्रैक्टिस को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि हम ऐसा डिजाइन बना सके अपशिष्टों को कम करने के लिए कि भविष्य में हम भविष्य के आने वाले पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित वातावरण प्रस्तुत कर पाए। सतत विकास सुनिश्चित करना, सस्टेनेबल गोल और सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रयास को आगे बढ़ाना है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, के लिए 4 प्राथमिकताएं वाले क्षेत्र को अपनाया। इस्पात क्षेत्र में सक्रियता, उसके बाद विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्कुलर बायो इकोनॉमी, उद्योग के नेतृत्व वाली संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग संगठन के लिए है। इसमें कहा जा रहा है कि जो G20 की भारत ने जो अध्यक्षता की थी, उस समय से ही भारत सॉलिड वेस्ट के निपटान के लिए अनेक तरीके के नियम बनाते रहे, ठीक है, और लोगों को जागरूक करता रहा कि कैसे जो G20 के मेंबर्स हैं वो भी इसको अमल करें और सही तरीके से अपशिष्टों का निपटान करने में एक दूसरे का सहयोग करें। तो इसी के लिए G20 सदस्य लोग शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, प्रतिबद्ध है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हमेशा प्रयासरत है। बढ़ती संसाधनों की खपत के कारण वर्तमान जो रिसाइकिल दर है वो 15% है, उसे 25% तक बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, ईपीआर क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर एक अपशिष्ट और प्रदूषण प्रबंधन अवधारणा है। अपशिष्ट और मतलब सॉलिड वेस्ट और पॉल्यूशन मैनेजमेंट एक अवधारणा है जो कंपनियों को अधिक टिकाऊ और पुनर्चक्रण योग्य उत्पादों और विनिर्माण प्रक्रियाओं के डिजाइन कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है। ईपीआर का प्रभावी कार्यान्वयन रिसाइकलिंग, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सुव्यवस्थित अपशिष्ट संग्रह प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर 20,000 से अधिक उत्पाद आयातकों और ब्रांड मालिकों का डेटा है और 1900 से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के साथ भारतीय ईपीआर के लिए सबसे बड़े ढांचे में से एक है। इतना बेहतर काम कर रहा है भारत, ईपीआर का एक पोर्टल बनाया है जिसमें इन सभी चीजों को, उत्पाद आयातकों और ब्रांड मालिकों को एक साथ एक जगह अपने डेटा को निर्गत करने के लिए, जिससे कि अपशिष्टों को प्रोसेसिंग करने में आसानी हो सके। यहाँ पे जो PIBO है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ऑनर, ठीक है। 1970 से जैव संसाधनों की खपत 2.5 गुनी बढ़ गई, जिससे अपशिष्ट ठोस कृषि अपशिष्ट पर्यावरण के लिए अभिशाप बनता जा रहा है, जिससे प्रदूषण से विविधता, जैव विविधता जो है उसमें हानि आ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। बायो वेस्ट के कारण जो कृषि युक्त मिट्टी है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो अनुपजाऊ होते जा रहे हैं। वर्तमान जैव अर्थव्यवस्था के द्वारा हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। वृत्ताकार, साइक्लिक, ठीक है। अब भारत द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए जब इन दिनों के लिए इथेनॉल परियोजना का स्थापना किया गया, ठीक है।
जिससे कि मैं जिस फॉर्मेट में लिखता हूं ना, जब इसे पावर पॉइंट में डालता हूं तो बहुत सी चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैव ईंधनों के लिए। इथेनॉल परियोजना का स्थापना किया जा रहा है। फसल अपशिष्टों का निपटान करने के लिए भारत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उसके बाद कोयला के लिए, जब कोयला का यूज किया जाता है करंट को बनाने में, तो उसके लिए बायोमास छर्रों को डाला जाता है 5%। जैसे कि हम 1 किलो डाल रहे हैं कोयला, तो 50 ग्राम हम बायोमास डालेंगे, जिससे कि जो इसका अपशिष्ट निकलता है वो कम हो जाएगा और इसका एनर्जी बढ़ता जाएगा। गोबर गैस का उपयोग करते हैं, सीएनजी गैस और बैटरी का परिवहन के लिए उपयोग कर रहे हैं। बड़े संसाधनों जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो गए, या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कॉलेज हो गए, इन्हें भी अब सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज होगा तो कोयले का खपत कम यूज होगा। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका हम बचाव कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर कोई सजेशन हो तो भी प्लीज कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे के लिए सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच।